18वां G20 लीडर समिट नई दिल्ली में इस घोषणा के साथ शुरू हुआ कि अब अफ्रीकन यूनियन AU भी इस समूह का स्थायी सदस्य होगा। इस नई एंट्री के साथ अब G20 समूह का नाम बदल जाएगा और वो G21 कहलाएगा। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का प्रस्ताव पेश किया और बाकी देशों ने इस पर अपनी सहमति भी दी। अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का एक संगठन है। नई घोषणा के बाद G21 में 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जून में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों को पत्र लिख दिया था। G20 समिट के स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री ने बताया कि सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे जोड़ा, आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी का गले लगकर स्वागत किया। आपको बताते हैं अफ्रीकी यूनियन के बारे में और यह भी कि इस एंट्री से बदलेगा क्या क्या। क्या है अफ्रीकी यूनियन? यह 55 देशों का संगठन है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी। हालांकि इसका इतिहास लगभग 60 साल पुराना है। पहली बार मई 1963 में 32 अफ्रीकी देश ऐसा समूह बनाने की परिकल्पना के साथ मिले और यह मीटिंग हुई थी इथियोपिया में। तब जो संगठन बना उसका नाम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU। उद्देश्य था कि अफ्रीकी देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को साथ मिलाकर सुलझाया जाए। साथ ही अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जाए। इनमें सबसे बड़ा लक्ष्य था अफ्रीका को उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाना और अफ्रीकी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना। सितंबर 1999 में लीबिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक के दौरान अफ्रीकन यूनियन बनाने की घोषणा हुई। फिर जुलाई 2002 में डर्बन में आधिकारिक रूप से इसे लॉन्च कर दिया गया। साल 2004 में यूरोपियन यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन ने भी संसद स्थापित की, अपनी एक अलग। इस संसद में अफ्रीकी देशों के मुद्दों पर चर्चा होती है। बाद में अफ्रीकन यूनियन ने शांति और सुरक्षा परिषद, वित्तीय संस्थान, मानवाधिकार और न्यायिक संगठन भी स्थापित किए। जिन देशों में तख्ता पलट होते हैं या लोकतंत्र नहीं रहता, उन देशों की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। लोकतंत्र कायम होता है तो सदस्यता बहाल हो जाती है। मिसाल के तौर पर साल 2009 में मेडागास्कर में और 2012 में माली में तख्ता पलट के बाद अफ्रीकन यूनियन ने इन देशों की सदस्यता को रद्द कर दिया। जब शांति स्थापित हुई तब दोबारा इन्हें शामिल भी किया गया। इस यूनियन की अध्यक्षता हर साल बदलती है। फिलहाल पूर्वी अफ्रीकी देश कॉमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी यूनियन के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2023 में वो संगठन के अध्यक्ष बने। यूनियन की एक असेंबली भी है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष साल में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसके सदस्य होते हैं विदेश मंत्री इन देशों के। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय दुबे बताते हैं कि 2002 में संगठन बनने के बाद इन देशों में ज्यादा एकजुटता नहीं बन पाई। अजय दुबे के मुताबिक ये अफ्रीकन यूनियन की कलेक्टिव वॉइस के रूप में उभर रही थी, लेकिन जब आप इसके इंटरनल ऑपरेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तक जो अफ्रीका के देश हैं इसको बहुत सुदृढ़ नहीं कर पाए। तो एक इसकी एक कमजोरी तो है, लेकिन 55 कंट्रीज एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म से बात करने लगे हैं। अपने सॉवरेनिटी को भी कुछ हद तक डाइल्यूट किए हैं अफ्रीकन यूनियन को मजबूत करने के लिए। जैसे इनका सिक्योरिटी और पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है, उसमें इन्होंने कह रखा है कि अगर कहीं पे भी कू होती है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी को रेजीम, तो वो साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से ये पूरे अफ्रीका की एक उभरती हुई कलेक्टिव वॉइस है जो इंटरनेशनल बार्गेनिंग में, चाहे वो इकोनॉमिक इशूज पे हो, चाहे वो डेवलपमेंटल इशूज पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी इशूज पे हो, चाहे वो UN रिफॉर्म पे हो, अफ्रीकन यूनियन अपनी ज्वाइंट स्ट्रेटजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, वर्ल्ड को एड्रेस करना चाहता है। इसने अपना 2063 एजेंडा डिक्लेयर किया है जो कि अफ्रीकन यूनिटी का 100th ईयर होगा, जो कि 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था जी।
तो ये देखता है कि पूरी अफ्रीकन यूनियन जो कोशिश कर रही है 2063 के एजेंडा को रियलाइज करने के लिए, ये केवल अपने कलेक्टिव एफर्ट के बजाय मल्टीलेटरल एंगेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ बायलेटरल और कलेक्टिव स्ट्रेंथ से, जो कि इनका इंटरनल कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, उससे नहीं होगा। इसलिए अफ्रीकन यूनियन के लिए ये मल्टीलेटरल एजेंसी जो G20 है, इसमें पार्टिसिपेट करना, वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी आर्किटेक्चर को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली जो बात होती है, उसमें किस तरह से अफ्रीका के वॉइस को रखा जाए। 1.3 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के शामिल हो जाने के बाद अफ्रीकन G20 की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो रीच है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो अफ्रीकन यूनियन को भी इससे बहुत फायदा है, और अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 को भी फायदा है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में कंट्रीज और इतना रिसोर्सफुल रीजन, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत हद तक ड्राइव करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, अपने एग्रीकल्चरल मिनरल रिसोर्सेज से, तो उनका पार्टिसिपेट करना और उनके बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनकी बात को नहीं सुनी जाए तो अभी जो क्राइसिस आप देख रहे हैं वेस्टर्न अफ्रीका में, चाहे वो निजर में हो, चाहे गबन में हो, चाहे बुर्किना फासो में हो, इसी वजह से हो रहा है कि उनकी जो इश्यूज है, उनकी जो इनसबऑर्डिनेशन है, वो चीजें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे या विकसित राष्ट्र को एक स्ट्रांगली कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है। जैसा कि स्वाति जी ने कहा, फूड प्रॉब्लम, अफ्रीका के पास इतनी जमीन है, 65% ऑफ एरेबल लैंड है, 10% में पूरी वर्ल्ड को वो फीड कर सकता है, लेकिन इतने दिनों से डेवलप कंट्रीज ने कभी भी वहां के अफ्रीकन एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं होने दिया। बेस्ट फर्टाइल लैंड जो उनके हैं, वो इस्तेमाल होते हैं कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में चाहिए, जो फूड के लिए नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको लानी पड़ेगी कि भले ही रसा से हमें शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अफ्रीका के पास जो जमीन है और जो इसकी पोटेंशियल है, उसमें G20 के जैसे ग्रुपिंग है, इसके एग्रीकल्चर को डेवलप करना, इससे अफ्रीका को भी फायदा होगा और G20 के कंट्रीज को, वर्ल्ड को भी फायदा होगा। अफ्रीकी यूनियन के बजट का 65% हिस्सा बाहर से आता है। संगठन ने 2063 का एजेंडा वैसे लागू किया हुआ है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी वो बढ़ाना चाहता है। ये सभी अफ्रीकी देशों के लिए जरूरी भी है। अफ्रीकी यूनियन यानी 55 अफ्रीकी देशों की कुल GDP $3 ट्रिलियन के करीब है, यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा भारत की GDP से थोड़ा कम है। भारत की GDP का आकार है $3.7 ट्रिलियन, माने 303 लाख करोड़ रुपए। यही बताना जरूरी है कि साउथ अफ्रीका पहले से G20 का सदस्य है। जेएनयू के प्रोफेसर गायत्री दीक्षित मानती हैं कि अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से भारत की छवि मजबूत होगी। गायत्री के मुताबिक भारत का ज्यादातर अफ्रीकी देशों के साथ संबंध अच्छा है। इस डेवलपमेंट से अब उन देशों के साथ रिश्ते और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता की पैरवी कर रहा था। इससे संदेश जाता है कि भारत ध्रुवीकरण तोड़कर विकासशील देशों में बराबरी का हिमायती है। ये भारत की छवि के लिए अच्छा भी साबित होगा। जियोपॉलिटिक्स में एक शब्द काफी चर्चित है, ग्लोबल साउथ, यानी वर्ल्ड मैप पर दक्षिण का इलाका। वैसे सिर्फ भूगोल में आप नहीं इसे खोज सकते, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का हिस्सा इसमें शामिल है। इन महाद्वीपों के बड़े देशों में भारत, चीन और ब्राजील शामिल है। हालांकि वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिण में है, लेकिन इन्हें ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माना जाता है। सेंटिमेंट के हिसाब से ये ज्यादा यूरोपियन है। कहा जा रहा है कि भारत इस ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है। गायत्री दीक्षित बताती हैं कि अब अफ्रीकी देशों के लोगों के मुद्दे भी G20 के मंच पर उठाए जा सकेंगे या G21 के मंच पर। इन देशों की आबादी बहुत ज्यादा है। गायत्री के मुताबिक भारत इसे प्रमोट कर रहा है। ऐसे में भारत की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा। ग्लोबल साउथ में पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है। अब अफ्रीकी देश अपने आर्थिक मुद्दे और जलवायु से जुड़े मुद्दे G20 के मंच पर रख सकेंगे। अब तक ये देश इस ग्रुप से कटे से हुए थे, लेकिन अब G20 के मंच पर उनकी आवाज सुनी जाएगी। प्रोफेसर गायत्री दीक्षित ये भी मानती हैं कि G20 जैसा मंच मिलने से अफ्रीकन यूनियन की ताकत बढ़ेगी। पहले इन देशों को
इस तरह का बड़ा वैश्विक मंच मिल नहीं पाता था, लेकिन अब वो व्यापार से लेकर दूसरे क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर पाएंगे। प्रोफेसर दुबे के मुताबिक अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से G20 के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेस बहुत हैं, 65% खेती योग्य जमीन है, 10% जमीन से पूरी दुनिया को वो खिला सकता है। ऐसे में अफ्रीकन यूनियन की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। उनके मुद्दों को अब तक विकसित देशों के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सुना नहीं जाता था। अब यह होगा कि उनके साथ व्यापार और दूसरे रिश्ते भी बढ़ेंगे। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी साकेत आनंद ने। इसे आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने यानी कि निखिल ने, और कैमरे पे से विजय ने रिकॉर्ड किया था। G20 वर्ल्ड लीडर्स समिट की जो बैठकें दिल्ली में चल रही हैं, उसकी 360 डिग्री कवरेज ललन टॉप पे जारी है। उसे फॉलो करने के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप।